रुख जिंदगी ने मोड़ लिया कैसा, हमने सोचा नहीं था कभी ऐसा। आता नहीं यकीन काश क्या हो गया, इस तरह मैं तुमसे बेवफा हो गया। दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से पढ़ते हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 22 में x प्लस 3 का पावर 8 दे रखा है। आपको x का पावर 5 का कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है। कॉफिशिएंट का मतलब हुआ कि x का पावर 5 वाला जो पद होगा, जो टर्म होगा, उसके साथ कितना संख्या गुना है, वो संख्या पूरे चिन्ह के साथ, पूरे साइन के साथ, वो x का पावर 5 का क्या कहलाएगा? कॉफिशिएंट कहलाएगा। जैसे मान लो कहीं 2x लिखा हुआ है, तो x का कॉफिशिएंट कितना हो गया? 2। माइनस 3x² लिखा हुआ है, x² का कॉफिशिएंट कितना हो गया? -3। 1/10 x का पावर 5 लिखा हुआ है, x का पावर 5 का कॉफिशिएंट कितना हो गया? 1/10। उसी तरह कर रहा है कि ये जो x प्लस 3 पूरे के पावर 8 है, जब इसको आप एक्सपेंड करोगे बाइनोमियल थ्योरम से, क्योंकि ये बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड होगा, इसका एक्सपेंशन बाइनोमियल थ्योरम से होगा, तो कहता है जब आप इसको एक्सपेंड करोगे बाइनोमियल थ्योरम से, तो जो x का पावर 5 वाला टर्म आएगा, उसमें x का पावर 5 का कॉफिशिएंट कितना है, यानी x का पावर 5 के साथ कितना संख्या गुना, वो आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन में अगर x का पावर का कॉफिशिएंट पूछता है, तो सबसे पहले हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में जो जनरल टर्म का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला को लगाते हैं। वो फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग r का मान निकालेंगे। देखना उस फॉर्मूला में r आता है, उसका मान निकालेंगे। उसके बाद r का मान जैसे हम लोग निकालेंगे, उस पद में जहां जहां r है उसको बैठा देंगे, आपको कॉफिशिएंट निकल जाएगा। यानी सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद r का मान निकालना है, उसके बाद r का मान उस टर्म में, उस पद में बैठा देना है, उसके बाद आपका आंसर। बाबू इसका हम सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखेंगे। इसमें x का मान कितना है? x है। y का जगह पर कितना है बाबू? 3 है। पावर को किससे दर्शाया जाता है? n से। n का मान कितना? 8। x का मान x ही है, y का मान कितना है? 3। कभी भी बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला होता है tr+1 ncr x का पावर n-r इंटू y का पावर r। यही है बाइनोमियल थ्योरम में जनरल टर्म का फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? tr+1 बराबर ncr x का पावर n-r इंटू y का पावर r। n के जगह पर जो पावर रहेगा वो मान बैठाएंगे। r हमको निकालना है। x के जगह पर शुरू वाला मान को x बोला जाता है, बाद वाला मान को क्या बोला जाता है? y बोला जाता है। अब देखिए यहां मान बैठाएंगे, उसके बाद r का मान निकालेंगे, उसके बाद कॉफिशिएंट निकालेंगे। देखते चलो। चलिए सबसे पहले n के जगह पर कितना बैठा दो? 8 बैठा दो। x के जगह पर x से बैठेगा बाबू 8 माइनस 8। y के जगह पर कितना बैठेगा बाबू? 3 बैठेगा। y के जगह पर कितना बैठेगा? 3 बैठेगा। अब आपका जनरल टर्म में मान बैठाने के बाद a आ गया। अब इसके बाद हम लोग कैसे r का मान निकालेंगे? देखिए कैसे निकालेंगे r का मान। क्वेश्चन में आपको हमेशा दिया रहेगा कि किसका कॉफिशिएंट निकालना है, x का कितना पावर का कॉफिशिएंट निकालना है, x का कितना पावर का कॉफिशिएंट निकालना है। x का पावर 2 का कॉफिशिएंट निकालना होगा, या 3, कभी 4 बोलेगा, कभी 5 बोलेगा, कभी 6 बोलेगा, कभी 7 बोलेगा, कुछ भी बोलेगा।
कुछ ना कुछ एक्स का पावर का कॉफिशिएंट आपको पूछेगा, तो क्या करेंगे यहां के बाद देखिए क्या करेंगे। ये जो मान बैठाने के बाद जो आया, इसमें देखिए आपको एक्स का टर्म दिख रहा है, उसका पावर आपको दिख रहा है, कितना दिख रहा है, इसमें कितना दिख रहा है, 8 - 8। अब जितना पावर का कॉफिशिएंट पूछा है, इस पावर को हम उतने के बराबर इक्वेट करेंगे, यानी उतना के बराबर करेंगे। उसके बाद किसका मान निकल जाएगा, आर का। कितना आसान है। अगर एक्स का पावर 3 का कॉफिशिएंट पूछा है, यहाँ 8 - आर बराबर 3 लिखेंगे। अगर 4 का पूछा है, इतना बराबर 4 लिखेंगे। 5 का पूछा है, इतना बराबर 5 लिखेंगे। 6 का पूछा है, इतना बराबर 6 लिखेंगे। 7 का पूछा है, इतना बराबर 7 लिखेंगे। उसके बाद आर का मान आ जाएगा, फिर उस आर का मान को इसी में बैठाना, इसी में। उसके बाद इसको हल करेंगे, फिर देखेंगे कि एक्स का पावर 5 के साथ कितना संख्या आया, कौन चिन्ह के साथ आया, वो पूरे संख्या चिन्ह सहित, साइन सहित एक्स का पावर 5 का क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। आया समझ में। तो इस क्वेश्चन में एक्स का पावर 5 का कॉफिशिएंट पूछा है, तो यहां जो एक्स का पावर 8 - आर दिख रहा है, इसको हम लोग कितना के बराबर लिखेंगे, 5 के बराबर। जितना का पूछेगा उतना बराबर लिख देना है। उसके बाद यहां से आर का मान निकालिए, 8 - 5 बराबर कितना आया, 3 आया, 3 आया। अब इस आर का मान इसी फॉर्मूला में बैठाना है, इसी फॉर्मूला में बैठाना है। उसके बाद हल करेंगे, जो संख्या आएगा वही कॉफिशिएंट हो जाएगा। चलिए बैठाइए और हल कीजिए। आर के जगह पर 3 बैठाएंगे, इधर हो गया 3 और 1 4, यहां हो गया 8c3, यहां हो गया एक्स का पावर 8 - 3 मतलब 5, यहां हो गया 3 का पावर आर मतलब 3 का पावर 3। अब इसको हल करो, 8 का फैक्टोरियल भागा 3 का फैक्टोरियल, 8 - 3 5 का फैक्टोरियल, एक्स का पावर 5, 3 का पावर 3 कितना हुआ, 27। 8 का फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 × 5 का फैक्टोरियल। नीचे 3 का फैक्टोरियल को लिखेंगे 3 × 2 × 5 का फैक्टोरियल गुना एक्स का पावर 5 गुना कितना, 27। 5 का फैक्टोरियल कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, कितना आ गया, 8 × 7 = 56 गुना 27 गुना एक्स का पावर कितना, 5। अब ये 56 गुना 27 कीजिए, जो आएगा वही एक्स का पावर 5 का कॉफिशिएंट हो गया। तो 56 गुना 27 करने के बाद कितना आएगा, 1512। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 1512। और वो आपका कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन। कितना आसान। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे कि इतना पावर का कॉफिशिएंट निकालो, तो सबसे पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखो। उसके बाद एक्स का पावर जो भी आएगा जनरल टर्म में, आप उसको उतना के बराबर लिखो जितना का पूछा गया है। उससे आपको आर का मान आएगा, फिर उस आर का मान आपको फिर वही जनरल टर्म वाला फॉर्मूला में बैठा देना है। उसके बाद जो भी नंबर में आएगा, जो भी चिन्ह में आएगा, वो चिन्ह सहित वो नंबर उसका क्या कहलाएगा, कॉफिशिएंट कहलाएगा। हमेशा के लिए समझे जी। फर्स्ट ईयर 24 नंबर में आपको एपी में दे रखा है, तो पूछ रहा है कुल कितना टर्म है। एपी में दिया हुआ है 20, 25, 50 डॉट डॉट कितना, 100 तक। यानी पहला पद 20 दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 25 - 20 यानी 5 दिया हुआ है, और लास्ट टर्म अंतिम टर्म कितना दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है। आपको टोटल टर्म पूछ रहा है कि कितना, यानी एन का मान पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी में लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन -1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है, 100, फर्स्ट टर्म कितना है, 20, एन का मान निकालना है, डी का मान कितना दिया, 5। 20 इधर आ गया, कितना हो गया 80, एन -1 गुना कितना 5, 5 से इधर भागा दे दीजिए 16, एन -1, यहां से एन का मान कितना आ गया 17। यानी क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दो को संख्या दे रखा है, 5 और 15, और कह रहा है इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। हम लोग बाबू अर्थमेटिक मीन जानते हैं कि अगर आपको दो संख्या पता है, अगर आपको दो संख्या पता है और उसका अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है,
तो अर्थमेटिक मीन का मतलब होता क्या है? अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है कि अगर आपको दो संख्या पता है और उसका अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसका मतलब उसके बीच में एक तीसरा संख्या आपको अपने से लिखना होगा। एक तीसरा संख्या अगर आप उसके बीच में लिखते हो और उसके बाद वो तीनों संख्या जो आपको दो को दिया हुआ था और जो आप उसके बीच में एक लिखे हो, अगर वो तीनों संख्या अगर एपी में आ जाए या एपी बनावे, तो जो आप संख्या लिखे हो बीच में उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है दो संख्या के बीच में एक संख्या लिखना, और अगर वो तीनों संख्या एपी में आ जाएगा तो जो आप संख्या लिखे हो उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। और अगर आप ए को लिखे हो सिंगल अर्थमेटिक मीन, अगर दो को बीच में लिख दिए हो तो डबल अर्थमेटिक मीन, तीन को लिख दिए हो ट्रिपल अर्थमेटिक मीन, इस तरह आप एन संख्या लिख सकते हैं। समझे जी? इसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। तो कभी भी दो संख्या का अगर अर्थमेटिक मीन पूछा तो इसका मतलब जो आप तीसरा संख्या वो दोनों के बीच में लिखे हो ना, वो आपसे पूछा जा रहा है। वो कैसे निकलता है से सुनिए, देखिए कैसे निकलता है। कभी भी आपको सिंगल अर्थमेटिक मीन पूछा, यानी दोनों संख्या के बीच वाला अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, यानी तीसरा संख्या पूछ रहा है, तो वो कैसे निकालते हैं? जो दोनों आपको पता है जोड़ दीजिए और दूसरे का कीजिए भागा दे दीजिए। कभी भी दो संख्या का अर्थमेटिक मीन पूछेगा, यानी वो तीसरा संख्या पूछ रहा है जो आप उसके बीच में लिखे हो। अगर वो तीसरा संख्या पूछ रहा है यानी एक सिंगल अर्थमेटिक मीन पूछ रहा है, तो उसका मान कैसे निकालेंगे? जो आपको दिया गया है दोनों संख्या, शुरू वाला और लास्ट वाला, दोनों को जोड़ देना और दूसरे क्या करना है? भागा दे देना। वही आपका आंसर आ जाएगा अर्थमेटिक मीन का, यानी सिंगल अर्थमेटिक मीन का। इसमें कौन कौन संख्या दे रखा है? 5 और 15 पूछ रहा है, इसका अर्थमेटिक मीन कितना होगा? तो 5 और 15 जोड़ेंगे 20, दूसरे भागा देंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 10। यही हुआ इसका आंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25। 25 में तीन संख्या दे दिया, x - 3, x और x + 4। कहता है ये तीनों जीपी बना रहा है, जीपी, तो x का मान कितना होगा? ये तीनों क्या बना रहा है? जीपी, तो x का मान पूछ रहा है। आप लोग पढ़े हैं जीपी का मतलब क्या होता है? जीपी का मतलब होता है कॉमन रेशियो बराबर होना चाहिए। कॉमन रेशियो को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब ये कॉमन रेशियो कैसे निकलता है भाई? कॉमन रेशियो कैसे निकलता है? फर्स्ट ईयर किसी को पता है? कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म भागा फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म भागा सेकेंड टर्म। मतलब जीपी में रेशियो निकालने के लिए भागा दिया जाता है। जीपी में अगर कॉमन रेशियो निकालना क्या करेंगे? भागा देंगे। अगला टर्म में पिछले वाला टर्म से भागा देना है, यानी सेकेंड में फर्स्ट से भागा देंगे, थर्ड में सेकेंड से भागा देंगे, फोर्थ में थर्ड से भागा देंगे, फिफ्थ में फोर्थ से भागा देंगे। तो जो भागा देने के बाद अगर सभी का मान समान आता है, सभी का मान सेम आता है, उसी को हम लोग कॉमन रेशियो बोलते हैं। समझे? और अगर कोई भी सीरीज का कॉमन रेशियो अगर सेम है, मतलब भागा देने के बाद अगर सेम आ रहा है, तो वही सीरीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं। और अगर आपको सीरीज जीपी में दे दिया है, अगर बोल दिया है ना ये सीरीज जीपी में, ये सीरीज जीपी बना रहा है, तो इसका मतलब उसका कॉमन रेशियो सेम होगा। कॉमन रेशियो सेम होने का मतलब सेकेंड टर्म भागा फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म भागा सेकेंड टर्म होगा। और वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये तीनों टर्म जो है, ये तीनों संख्या से क्या चीज में है? जीपी में है। बोल दिया है जीपी में है। और अगर जीपी में है तो कॉमन रेशियो क्या होगा? सेम होगा। और कॉमन रेशियो सेम होगा तो इसका मतलब सेकेंड टर्म भागा फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म भागा क्या होगा? सेकेंड टर्म। अब इसको हल करो, x का मान निकल गया। कितना आसान है? x गुना x, x स्क्वायर, इधर गुना कीजिए x + 4 गुना x - 3। चलिए इधर x स्क्वायर आ गया, ब्रैकेट तोड़ो, x गुना x स्क्वायर, इधर आ गया -3x + 4x -12, x स्क्वायर कट गया, इधर आ गया 0 -3x + x, x - 12,
x का मान कितना आ गया 12, यही हो गया आंसर। 26 नंबर में दो को लाइन दे दिया गया बाबू, 3x माइनस 4y प्लस 9 बराबर 0। एक लाइन और दिया है बाबू, ये x प्लस 6y प्लस 5 बराबर 0। बोल रहा है कि दोनों लाइनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो a का मान कितना होगा 100 पूछ रहा है। बहुत मस्त क्वेश्चन है, स्ट्रेट लाइन से वैसे क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। दो लाइन दिया हुआ है, दोनों का इक्वेशन आपको पता है, बोल रहा है दोनों लाइनों आपस में परपेंडिकुलर है, तो a का मान निकालिए। यानी सेकेंड लाइन में x का जो कॉफिशिएंट है ना, उसका मान पूछ रहा है। ये कैसे बनेगा बाबू? हम लोग जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर रहता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, और यदि दो लाइन पैरेलल रहता है तो दोनों का स्लोप बराबर होता है। एक बात। दूसरा बात, हम लोग ये भी जानते हैं बाबू कि अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता हो तो स्लोप कैसे निकालते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता हो तो हम लोग स्लोप निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? यानी m का मान कैसे निकालते हैं? माइनस x का कॉफिशिएंट लिखते हैं और भागा किसका कॉफिशिएंट से देते हैं? y का कॉफिशिएंट से। ये सब जानकारी रखिए, तबे ना बनेगा फटाफट। तो अगर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन की मदद से स्लोप निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? x का कॉफिशिएंट में भागा दे देंगे y का कॉफिशिएंट से, और जो आएगा उसमें कौन सा चिन्ह लगा देंगे? माइनस का चिन्ह। वो उस लाइन का स्लोप बता देगा। और अगर आपको कभी भी दो लाइन परपेंडिकुलर है और दोनों लाइन का इक्वेशन पता है तो दोनों लाइन का स्लोप निकालो। और हम लोग जानते हैं कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर रहता है तो स्लोप का गुना -1 होता है, तो दोनों का स्लोप को गुना करेंगे, -1 के बराबर लिखेंगे, उसके बाद हल करेंगे, जिसका मान निकालना उसका निकल जाएगा। कितना आसान। चलिए, तो पहला लाइन का स्लोप यहां कितना आएगा बताइए? माइनस लगाएंगे पहले, उसके बाद x का कॉफिशिएंट लिखेंगे 3, भागा में लिखेंगे y का कॉफिशिएंट -4, आपको आ गया 3/4। चलो अब दूसरा लाइन का स्लोप निकालो। दूसरा लाइन का स्लोप निकालने के लिए पहले माइनस लगा लेते हैं, उसके बाद ऊपर में x का कॉफिशिएंट, नीचे लिखेंगे y का कॉफिशिएंट। कितना आ गया दूसरा लाइन का स्लोप? -a/6। अब दोनों दे रखा है बाबू, क्या दे रखा है? बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो बताइए दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। पहला का स्लोप है 3/4, दूसरा का स्लोप है -a/6 बराबर -1। यहां 3 कट गया, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 4 दूनी 8, ये इधर आ जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया? 8। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 में बोला है कि एक लाइन है जो कट ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3। इसका मतलब हुआ बाबू, क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि एक लाइन है जो दोनों एक्सिस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इक्वल इंटरसेप्ट में काट रहा है, मतलब बराबर बराबर डिस्टेंस पर काट रहा है। और वो लाइन जो काट रहा है बराबर बराबर डिस्टेंस पर, वो एक पॉइंट से भी पास कर रहा है, वह पॉइंट है 2,3। तो कहता है उस लाइन का इक्वेशन निकालो जो इक्वल इंटरसेप्ट में काट भी रहा है, 2,3 से पास भी कर रहा है। उसी लाइन का इक्वेशन आपसे पूछा जा रहा है, कैसे बनाएंगे? देखिए अभी कैसे बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, एक लाइन है जो दोनों को इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है, बराबर बराबर डिस्टेंस पर। मान ले एक्स एक्सिस को ये डिस्टेंस पर काट रहा है, तो वाई एक्सिस को भी कितना डिस्टेंस पर काटेगा? ए डिस्टेंस पर। और यही लाइन जो काट रहा है, मान लिया ये लाइन PQ है, कितना पास कर रहा है? 2,3 से। तो आपको PQ का इक्वेशन पूछ रहा है, देखिए कैसे निकालें। बाबू हम लोग स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब पढ़े थे तो उसमें हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म पढ़े। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का रूल में एक रूल आपका आया था, इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब होता है कि अगर कोई लाइन का इंटरसेप्ट पता है कि वो एक्स को कितना इंटरसेप्ट काट रहा है और वाई को कितना इंटरसेप्ट काट रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन निकल जाता है। कैसे निकलता है?
एक्स में एक्स इंटरसेप्ट से भागा देते हैं, प्लस लिखते हैं, उसके बाद वाई में वाई इंटरसेप्ट से भागा देते हैं और बराबर कितना लिखते हैं, 1 लिखते हैं। सुने, चलिए तो यहां इक्वेशन ऑफ पी क्यू क्या हो जाएगा बाबू, पी क्यू क्या हो जाएगा, एक्स के भागा में एक्स इंटरसेप्ट, वाई के भागा में वाई इंटरसेप्ट बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ ये अगर हम लोग लघुत्तम लेंगे तो कितना आ गया, एक्स प्लस वाई भागा ए बराबर 1, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, ए आ गया। ये इस लाइन का इक्वेशन होगा, लेकिन ये इक्वेशन इस लाइन का फाइनल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें ए अभी भी अननोन है। आप कुछ भी मान के कोई क्वेश्चन को हल कर सकते हो, लेकिन जो मानते हो उसका मान अंतिम में बैठाना होगा ना, तभी ना आपका फाइनल आंसर आएगा। ऐसा थोड़ी कि कुछ भी बोला आप के मान लो, ए मान लो, बी मान लो और डायरेक्ट आंसर में लिख दो। अरे लिख सकते हैं डायरेक्ट आंसर, लेकिन बाबू उसका मान फिर निकाल के बैठाइए, आपको वही क्रियाक्रम इतना करना पड़ेगा, समझे फर्स्ट ईयर। तो ये फाइनल आंसर नहीं होगा। अब कैसे फाइनल आंसर होगा, ए का मान निकालना होगा। कैसे निकालेंगे इसे देखिए बाबू, ये जो इक्वेशन आया ये पी क्यू का ही आया, और पी क्यू एक पॉइंट से पास कर रहा है, कितना, कौन पॉइंट से, 2,3 से। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी लाइन अगर कोई पॉइंट से पास करता है तो वह पॉइंट उस लाइन का इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है। सेटिस्फाइड करने का मतलब हुआ कि अगर उस इक्वेशन में आप x के जगह पर x का मान बैठा दोगे, पॉइंट का x का मान, y के जगह पर पॉइंट का y का मान बैठाओगे और उसको सॉल्व करोगे, तो हमेशा राइट हैंड साइड लेना चाहिए। आनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का मान बराबर होना चाहिए, उसी को बोलते हैं सेटिस्फाइड करना, बशर्ते उसी पॉइंट से वो लाइन जाना चाहिए। तो अगर कभी भी पॉइंट से कोई लाइन जाएगा तो 100% आंख मूंद के सुन लो, जान लो, समझ लो, वह पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई करे। तो यहां देखिए ये लाइन जो है 2,3 से पास कर रहा है, इसका मतलब ये 2,3 इसका इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, अर्थात x के जगह पर 2 बैठाएंगे, y के जगह पर 3 बैठाएंगे, बराबर कितना आना चाहिए, ये यहां देखिए a का मान कितना निकल गया, 5। अब ये a का मान यहां बैठा देंगे, अब आपका इस लाइन का फाइनल इक्वेशन निकल गया, और ये फाइनल इक्वेशन आ गया x प्लस वाई बराबर 5। यही हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि एक लाइन है जो दिया हुआ लाइन का पैरेलल है और वह लाइन -2,3 से पास कर रहा है, तो कहता है उस लाइन का इक्वेशन निकालो। अरे एक लाइन आपको पहले से पता है और उसका इक्वेशन भी दे रखा है, मान लीजिए वो लाइन ए बी है और उसका इक्वेशन कितना है, 3x - 4y + 2 बराबर कितना है, 0। कहता है एक और लाइन है जो इस लाइन का पैरेलल है, ए बी का पैरेलल है, मान लीजिए ये पी क्यू है। एक और लाइन है जो ए बी का पैरेलल है, दिया हुआ इक्वेशन का पैरेलल है। साथ ही साथ ये जो लाइन है से -2,3 से पास भी कर रहा है, तो कहता है इसका इक्वेशन क्या होगा, हमें पी क्यू का इक्वेशन पूछे। क्वेश्चन समझिए, पढ़िए, देखिए क्या बोला, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -2,3। कहता है एक लाइन का इक्वेशन निकालो जो इसका पैरेलल है और -2,3 से पास कर रहा है। इसका मतलब चित्र के अनुसार आपको पी क्यू का इक्वेशन पूछ रहा है। और एक बात बार बार बोल रहे हैं कि पी क्यू है ए बी का क्या है, पैरेलल है, ये दे रखा है। और हम लोग जानते हैं कि कभी भी दो लाइन पैरेलल रहता था, दोनों का स्लोप बराबर और परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट -1। अभी परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन आया, अब पैरेलल वाला आ गया, तो पैरेलल में स्लोप बराबर होता है दोनों लाइन का। अगर एक लाइन का स्लोप पता है तो दूसरे का लाइन का स्लोप उतना ही होगा। सुने जी, चलिए देखिए हम पी क्यू का कैसे इक्वेशन निकालते हैं। आपको क्वेश्चन में दे रखा है ए बी जो है से पी क्यू का क्या है, पैरेलल है। तो ए बी का स्लोप कितना होगा, ए बी का स्लोप कितना होगा बाबू, ए बी का स्लोप कितना होगा, स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा, ए बी का स्लोप
एक्स का कॉफिशिएंट भागा वाई का कॉफिशिएंट, यानी 3 भागा 4 होगा। यही स्लोप किसका हो जाएगा? पी क्यू का, क्योंकि ए बी और पी क्यू क्या है? पैरेलल। पी क्यू का स्लोप पता हो गया। पी क्यू का पासिंग पॉइंट आपको दे रखा है, स्लोप और पॉइंट से निकाल लेंगे इक्वेशन। क्या है स्लोप और पॉइंट से इक्वेशन निकालने का सूत्र? y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। y1 की जगह पर कितना बैठाएंगे? 3, m की जगह पर कितना बैठाएंगे? 3/4, x माइनस x1। x1 के जगह पर कितना बैठाएंगे? -2, माइनस कितना हो जाए? +2। 4 इधर भेज दो, गुना में आ गया 4y माइनस 12, 3x प्लस 6। चलिए x को इधर भेज दीजिए, 4y माइनस 3x, 12 को इधर भेज दीजिए, 12 और 6 कितना हो गया? 18। ये हो गया आंसर। अगर इसको और आगे सॉल्व करना चाहते हो तो 3x को इधर भेज दो, माइनस से प्लस, 4y को इधर भेज दो, माइनस 4y प्लस 18 बराबर क्या हो गया? 0। देखिए ये पूरा तरह से फाइनल आंसर आ गया। देख लीजिए कौन ऑप्शन में ऐसे बने। पॉइंट दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे रखा है और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछा। आप पढ़े स्ट्रेट लाइन, अगर आपको एक पॉइंट पता रहेगा और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता रहेगा तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते? पहले फॉर्मूला देखिए। बाबू मान लो एक पॉइंट पता है अल्फा कॉमा बीटा और एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 और दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। pq पूछ रहा है, pq दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये पूछ रहा है। पॉइंट और स्ट्रेट लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मान लिए पॉइंट अल्फा बीटा है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है। दोनों के बीच में माने परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ है। देखिए PQ निकालने का क्या सूत्र है? क्या सूत्र है से देखिए। सबसे पहले मोड लेंगे, मोड इसलिए लेंगे क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अगर अंदर में मान लो सॉल्व करने के बाद नेगेटिव आ गया तो मोड इसको क्या करेगा? पॉजिटिव कर दे। डिस्टेंस का हर हालत में आंसर आपको पॉजिटिव में बोलना है। सूत्र क्या है? फॉर्मूला क्या है से देखिए। फॉर्मूला है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में जहां x है यानी x की जगह पर पॉइंट के x का मान को बैठा देंगे, फिर जहां y है पॉइंट के y का मान बैठा देंगे यानी b गुना बीटा हो जाएगा, प्लस c को उसी तरह उतार देना है, नीचे भागा देना है। बाबू नीचे किससे भागा देना है? नीचे जो भागा देंगे वो रूट के अंदर में लिख के भागा देंगे। क्या लिखाएगा रूट के अंदर में? नीचे लिखाता है रूट के अंदर में जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया गया है उसका x का कॉफिशिएंट कितना है उसको स्क्वायर करेंगे, फिर जोड़ेंगे। y का कॉफिशिएंट कितना है उसको स्क्वायर करेंगे और दोनों को जोड़ करके रूट के अंदर में लिखेंगे और उसी से क्या करेंगे? ऊपर वाला में भागा दे देंगे। आपका क्या निकल जाएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यानी क्या फॉर्मूला है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन में x के जगह पर पॉइंट का x का मान बैठाना है, y के जगह पर पॉइंट का y का मान बैठाना है और उसके बाद आपको भागा दे देना है। रूट के अंदर में x और y का कॉफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ करके भागा देना। ये फॉर्मूला होगी। अब क्वेश्चन नंबर 29 में है पॉइंट दे रखा है 3, -3। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है कितना? 9x प्लस 3y प्लस 16 बराबर 0। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पूछ रहा है। मान लीजिए दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस PQ है। चलिए PQ कैसे निकलेगा से देखिए। x के जगह पर पॉइंट का x का मान बैठाइए, y के जगह पर पॉइंट का y का मान बैठाइए, प्लस 16 लिखिए और भागा दीजिए x का कॉफिशिएंट के स्क्वायर से, y का कॉफिशिएंट के स्क्वायर से। ऊपर हल कीजिए, 9 तिया 27 माइनस 9 प्लस 16, 9 9 81 और 3 तिया 9 81 और 9 कितना आ गया? 90। अब इसको हल करो, वही आपका आंसर। कितना आसान देख रहे हो? शायद इसका ऑप्शन कोई भी सही नहीं है, सारा का सारा ऑप्शन गलत है। इसका आंसर आएगा 34 भागा 3 रूट 10। 34 भागा 3 रूट 10 ये आंसर आएगा सही। हल करके देख लीजिए। 27 और 16 कितना हो गया? 43। 43 में से 9 चल गया, कितना आ जाएगा? 34।
90 को हम लोग लिख सकते हैं 9 गुना 10, 9 का कितना निकलेगा √3, 10 उसी तरह रह जाएगा। तो 34/3 इसका आंसर होगा। सुनिए जी, 30 नंबर में आपको सर्कल का इक्वेशन दे दिया है, सेंटर पूछ रहा है। बाबू सर्कल का इक्वेशन जब दिया रहता है, सर्कल का इक्वेशन इस टाइप से, जनरल इक्वेशन x² y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, इस तरह करके अगर लिखा रहता है सर्कल का इक्वेशन, इसको जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलते हैं। अगर इस तरह लिखा रहता है तब उस सर्कल का जो सेंटर होता है -g, -f के बराबर होता है, -g, -f के बराबर होता है। यानी g का मान निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, x का कॉफिशिएंट में जो भी रहेगा, x का कॉफिशिएंट में उसमें 2 से भागा दे देंगे। उसके बाद f का मान कैसे निकालेंगे, y का कॉफिशिएंट को 2 से क्या करना है, भागा दे देना है, उससे f का मान आएगा, x का कॉफिशिएंट में 2 से भागा दे देंगे, उससे g का मान आएगा। ये दोनों मान को ब्रैकेट में लिख दो माइनस साइन के साथ, वही किसका आंसर हो जाएगा, सेंटर का। कितना आसान है। कभी भी सर्कल का इक्वेशन इतना लंबा चौड़ा में दिया रहेगा, यानी जनरल इक्वेशन, तो सबसे पहले g का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, x का जितना भी कॉफिशिएंट रहेगा, चाहे जो भी साइन के साथ, वो लिखना है, 2 से भागा दे देना है, वो g का मान आ गया। उसके बाद f का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, y का कॉफिशिएंट में 2 से भागा दे देंगे। उसके बाद जो भी मान आएगा g और f का, वो दोनों को ब्रैकेट में माइनस साइन लगा करके लिखेंगे, वही किसका आंसर हो जाएगा, सेंटर का। सुनिए जी, क्वेश्चन नंबर 30 में आपका जो सर्कल का इक्वेशन दे रखा है वो ये इक्वेशन, अब बोल रहा है इसका सेंटर निकालिए। सबसे पहले g का मान निकालो, x का कोफिशिएंट -4 है, 2 से भागा दे दो, -2 आए। उसके बाद f का मान निकालो, y का कोफिशिएंट -8 है, 2 से भागा दे दो, -4 आ गया। अब सेंटर का आंसर आपका हो गया -g, -f, मतलब जो भी g का मान आया उसमें माइनस लगा दीजिए तो +2 हो गया। जो भी f का मान आया उसमें माइनस फिर से लगा दीजिए, +4 हो गया। यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2,4। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको एक पाराबोला का इक्वेशन दे रखा है। बोलता है इस पाराबोला का एक्सिस क्या होगा, आपसे एक्सिस पूछ रहा है। बाबू बहुत आसान है, हम लोग पढ़े कि कब हम लोग ये जानते हैं पाराबोला में कितना वेरिएबल होता है बाबू, 2 वेरिएबल, एक का पावर 2 होता है, एक का पावर 1 होता है। जिस वेरिएबल का पावर 1 होता है पाराबोला का मुंह उधर ही खुलता है, और जिधर खुलेगा, जिस एक्सिस तरफ खुलेगा, वही एक्सिस उस पाराबोला का एक्सिस कहलाता है। पाराबोला में 2 वेरिएबल, एक का पावर 2, एक का पावर 1। जिस वेरिएबल का पावर 1 होता है पाराबोला का मुंह उधरे खुलेगा। अगर x का पावर 1 तो x तरफ खुलेगा, प्लस में प्लस तरफ, माइनस में माइनस तरफ। y का पावर 1 तो y तरफ खुलेगा, प्लस में ऊपर, प्लस y की तरफ, माइनस में नीचे, माइनस y की तरफ। सुने, यानी जिधर खुलेगा उसका मुंह, जिस एक्सिस तरफ खुलेगा वही एक्सिस उस पाराबोला का एक्सिस कहलाता है। जैसे कुछ और समझिए, मान लो x² = 4ay है, या x² = -4ay है, किसका पावर 1 है, y का। यानी ये दोनों पाराबोला का एक्सिस कौन होगा, एक्सिस कौन होगा, y एक्सिस। और y एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, x = 0। माइनस में रहे चाहे प्लस में रहे उससे कोई मतलब नहीं। एक्सिस होगा, कौन एक्सिस होगा, जिधर मुंह खुलेगा, यानी y एक्सिस। और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x = 0। अगर पाराबोला ऐसे रहता है y² = 4ax, y² = -4ax, किसका पावर 1 है, x का। मुंह किधर खुलेगा, x तरफ, प्लस में प्लस, माइनस में माइनस तरफ। यानी इस पाराबोला का एक्सिस कौन होगा, x एक्सिस होगा। और x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y = 0। तो अगर y एक्सिस होगा, एक्सिस, तो उस समय ऑप्शन मारेंगे x = 0। और अगर x एक्सिस हो जाएगा एक्सिस, तो उस समय ऑप्शन मारेंगे y = 0।
इस क्वेश्चन में किसका पावर 1 है? वाई का। मुख इधर खुलेगा वाई तरफ, प्लस में है तो प्लस वाई तरफ खुलेगा, यानी एक्सिस कौन होगा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0, यानी 31 क्वेश्चन नंबर का आंसर होगा x इक्वल टू 0। देख लीजिए कौन ऑप्शन है। 32 नंबर में 2 पॉइंट दे रखा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है। 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं बाबू? क्या सूत्र है, क्या फॉर्मूला है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। सुने जी, हल कीजिए डिस्टेंस का आंसर। 4 में से 2 गया, 2 का स्क्वायर, 3 में से 3 गया, 0 का स्क्वायर, 1 में से 5 गया, माइनस 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 4 कितना गया 20, 20 को लिखे 4 गुना 5, 4 का कितना निकला 2, 5 नहीं निकला, यानी इसका आंसर होगा 2√5।